मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश आपके लिए 5 MCQ इन 5 मिनट सीरीज़ का तीसरा एपिसोड लेकर आया हूं। तो चलिए जुड़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 m एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है। लगभग ये क्वेश्चन 3 टाइम्स पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है। 2005 में, 15 में, 11 में, है ना। तो ये 2024 में पूछने का इसका बहुत चांस बनता है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली रिपीट कर रहा है। आप देखिए कैसे कैसे जंप कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक है, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, तो आप आसानी से बना पाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन इज गिवन एज, अगर हम मोलालिटी को m माने और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का x दिया हुआ है, तो ऐसा समझिए कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है m मोल, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोल, है कि नहीं। तो वैसे ही अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो उसको लिखते हैं हम अपन मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ वाटर दिया हुआ है सॉल्वेंट, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट का कितना वेट हो जाता है वाटर का 18, तो 1000 अपॉन 18 करेंगे तो 15.55 सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला जो है मेन है, अगर वाटर है तो ये फार्मूला लगाएंगे m अपॉन m प्लस 15.55, याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या था, सिंपल बोला है 1 m के लिए बताओ, तो इस फॉर्मूले में बच्चे 1 पुट कर देना है यहाँ पे। कोई हार्ड, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था, 1 प्लस 15.55 कितना आ गया भाई 0.177, या कभी कभी ऑप्शन में 0.18 भी रहेगा बच्चे, ठीक है। तो चलिए कौन सा आंसर हो गया मेरा, ध्यान से देखो। इतना तो अगर हम कॉमन सेंस से भी चल, देखिए यहाँ कॉमन सेंस कैसे लगाना था, कॉमन सेंस ऐसे लगाना था। देखिए एक तरह का डेटा जो है अलग अलग डेसिमल में है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, दिमाग बताया, ठीक है। और थोड़ा कैलकुलेशन करके हम लोग आए तो मेरा ये ऑप्शन निकल के आ जाता है कि नहीं। कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन में। ये फिजिकल का बेसिकली मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको आप देखेंगे, बहुत आसान सवाल, बहुत रिपीट करते हैं बच्चे। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है 98% H2SO4 बाय मास and has a density of 1.80 gram per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molarity H2SO4 solution is. 2007 में पूछा गया था, और भी एक पीछे भी पूछा गया है, ठीक है, लगभग 2000 या कुछ 1900 में, ठीक है। हमको मतलब नहीं, सेम एग्जैक्ट डेटा के साथ पूछा गया, ठीक है। चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जब आप बेसिक्स पे, ये क्वेश्चन जो है बेसिक ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, बेसिक से क्वेश्चन इसमें है। इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये क्या लिया हुआ है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। चलिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि मेरा क्वेश्चन क्या है, दिमाग में पहले सोच लीजिए हमको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये मोलारिटी 0.1 है, ठीक है, और 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो कितना मोल H2SO4 का जरूरत है, 0.1 मोल H2SO4 जरूरत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं कि 1 मोल H2SO4 अगर लेंगे तो कितना वेट होगा, 98 ग्राम, है कि नहीं। यानी कि 0.1 मोल जो हमको चाहिए उसमें कितना ग्राम चाहिए, 0.1 इंटू 98, 9.8 ग्राम। कोई दिक्कत। व्हाट वी रियली वांट, हमको तो ऐसे H2SO4 ऐसे वेट तो तौल के तराजू पे मिलेगा नहीं, हमको मिलेगा उसका सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन भाई, 98% H2SO4 वेट बाय वेट, बाय वेट लिखा हुआ था। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाय मास। बाय मास का क्या मतलब होता है, वेट बाय वेट। तो अगर वेट बाय वेट दिया हुआ, इसका क्या मतलब है बच्चे कि 98, अगर आप वेट बाय वेट टॉपिक पढ़े हों या वेट बाय वॉल्यूम, तो इस तरह की चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं होगा कि वेट बाय वेट का मतलब होता है 98% H2SO4 है, यानी कि 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वेट डिफाइन होता है बच्चे, क्या बच्चे बताइए, वेट या ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ग्राम ऑफ, क्योंकि ये नीचे वेट है तो यहाँ वेट लेंगे 100 ग्राम ऑफ, बताइए क्या, सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 98% था, इसका मतलब 98 ग्राम H2SO4 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही हमको चाहिए कितना, रिक्वायरमेंट बनाने के लिए भी हम लोग निकाले थे 9.8 था, तो 9.8 ग्राम चाहने के लिए मुझे सॉल्यूशन 10 ग्राम लेना होगा, ठीक है। अब 10 ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन को तो कभी आप 10 ग्राम वेट नहीं कर सकेंगे, है कि नहीं, आपको ml पे बताना है, ऑप्शंस में देखेंगे, है ना। तो उसका डेंसिटी दे रखा है इसीलिए, क्योंकि आप उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकें इस वेट के थ्रू,
है कि नहीं। तो डेंसिटी 1.8 है, मास इस सॉल्यूशन का 10 है, तो वॉल्यूम कितना होगा भाई, वॉल्यूम हो जाएगा 5.55 ml ऑफ सॉल्यूशन। बताइए कितना आसान था। अगर बेसिक्स क्लियर हो आपका तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। कौन सा आंसर हो गया हमारा, 5.55 ml। एग्जैक्टली सेम डेटा एग्जैक्टली H2SO4 के साथ पहले भी क्वेश्चंस पूछा गया है बच्चे, ठीक है। डेंसिटी यही एग्जैक्ट डेटा और यही 0.1 MB, ठीक है। तो इस तरह को ध्यान देखेंगे, ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हो, 2 बार तो ये रिपीट हुआ है एग्जैक्ट सेम डेटा के साथ, तो सिर्फ डेटा बदल के तीसरी बार भी दे सकता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं कंसेप्चुअल होते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, मुझे बताने में भी आपको समझने में भी, तो इसमें थोड़ा धैर्य रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट, यहाँ ध्यान रखेंगे वर्ड, ये वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में ही पूरा गड़बड़ा जाता है। डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्या डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जैसा हम लोग जानते हैं कि PV बराबर nRT आइडल गैस इक्वेशन से ये चीज़ आता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। सर ये क्यों ऐसा है, क्या ये टॉपिक क्यों हमें पढ़ना है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है डेली लाइफ में, सर ये थोड़ा बताते। मैं बिल्कुल बताऊंगा। अगर आपने कप सिरप की ये डिबिया देखी होगी, ये बोतल देखा होगा, ठीक है, तो इसमें इतना जो ये पोर्शन रहता है खाली रहता है। क्यों रहता है खाली, क्योंकि जब ये कप सिरप, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आएगा या साइबेरिया में जाएगा, ये ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड जाएगा। तो उन कंट्रीज़ में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कप सिरप का तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यही कप सिरप उठ के लेवल यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो कंपनी जैसा दिमाग लगाती है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री जहाँ जहाँ उसे भेजना है, उनमें से मैक्सिमम टेम्परेचर किस कंट्री का है और मैक्सिमली मेरा वॉल्यूम कहाँ तक बढ़ सकता है, उतना वॉल्यूम इसमें छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ यूनिट्स जो होती हैं मेजरमेंट की, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं, और जो जिस यूनिट में भी वॉल्यूम रहेगा यानी कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आया, जो कंसंट्रेटेड यूनिट में, मेरा ये समझ में आ गया कि नहीं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में किस तरह से है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक चीज़ समझ में मुझे यहाँ से आ जाता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन मेरा पूछा गया है कि कौन कौन घटेगा बढ़ेगा, डिपेंडेंट कौन है इंडिपेंडेंट कौन है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। मैं आपको सभी ऑप्शंस करवा देता हूँ। देखिए जैसे मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब क्या होता है, एक बार रिवीजन करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए सब जगह नीचे लगभग सॉल्यूशन ही है, एक ही ऐसा है जहाँ की सॉल्वेंट है। बताइए क्या नाम है उसका, मोलालिटी। मोलालिटी वाले यूनिट में नीचे सॉल्वेंट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। वैसे ही मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में कुछ नहीं, सॉल्यूट का मोल लेते हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल ऐड कर देते हैं नीचे, ठीक है। वैसे ही वेट फ्रैक्शन, तो दोनों जगह ऊपर नीचे वेट है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं। वैसे ही मोलालिटी, मोलालिटी में क्या होता है, नीचे वेट होता है, याद रखेंगे कि वेट होता है और नीचे सॉल्वेंट का वजन होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मलिटी वगैरह देखेंगे तो वॉल्यूम आ जाता है नीचे, है कि नहीं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट वॉल्यूम परसेंट यानी कि W/V का क्या मतलब होता है, वैसे ही वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर किसका रेशियो होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम लोग इतना कॉन्सेप्ट पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर मैं सोचूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्या मोलारिटी डिपेंड करेगा। देखता हूं मैं, मोलारिटी में कुछ भी होता है तो ऊपर मोल लेता हूं और नीचे वॉल्यूम लेता हूं, तो वॉल्यूम पर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घट जाएगा। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में तो मोल लेते हैं ऊपर सॉल्यूट का और दोनों सॉल्वेंट का प्लस करते हैं, तो इसमें कहीं वॉल्यूम वाला पार्ट है नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट होगा। वेट परसेंट, दोनों जगह वेट और वेट है तो ये भी इंडिपेंडेंट होगा। मोलालिटी में नीचे सॉल्वेंट का वेट होता है तो ये भी इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि डिपेंडेंट सिर्फ वो होगा जिसमें वॉल्यूम है, यानी कि मोलारिटी। या अगर यहाँ ऑप्शन नॉर्मलिटी रहता तो वो भी सही हो जाता, वेट बाय वॉल्यूम हो जाता वो भी सही हो जाता, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया मुझे, है कि नहीं। मैं आगे चलता हूँ आगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। द मिक्सचर विच शोज, इस तरह के क्वेश्चंस हरदम पूछे जाते हैं बच्चे, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे थोड़ा। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज, क्या होगा भाई,
मुझे नहीं पता। मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवाता हूँ कि ये पॉजिटिव डिविएशन क्या होता है रॉल्स लॉ का और नेगेटिव डिविएशन क्या होता है। इसे आप समझने का कोशिश करें थोड़ा सा, कि अगर कोई सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसे मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहूँगा। और ये दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिवली डिविएटेड या नेगेटिवली डिविएटेड। सर पॉजिटिवली डिविएटेड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये स्टैंडर्ड लाइन है और इससे मेरी वैल्यूज़ बढ़ के आ रही हैं तो पॉजिटिवली जा रही हैं, है कि नहीं? या ऐसे समझे कि अगर नंबर लाइन ग्राफ है तो यहाँ मेरी जो वैल्यू आनी चाहिए इससे अगर बढ़ के आएगी तभी तो मैं बोलूँगा कि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ डिविएटेड है, ठीक है। और मेरी वैल्यूज़ अगर कम आएंगी तो नेगेटिवली डिविएटेड है, कोई दिक्कत। अच्छा सर, ये क्या पॉजिटिव डिविएशन जो वैल्यूज़ का बढ़ना होता है, क्या वैल्यूज़ बढ़ती है? ठीक है, रॉल्स लॉ से क्या नापते हैं हम लोग? वेपर प्रेशर। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन का पॉजिटिव वेपर प्रेशर अगर बढ़ के आ रहा है मतलब जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट किया था 100 mm पे GI और ये आ गया 120, बढ़ के आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। ऐसा क्यों होता है सर पॉजिटिव डिविएशन वेपर प्रेशर शो करने के लिए उसके बीच का जो इंटरैक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? पहले से कम होना चाहिए। इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन रॉल्स लॉ AB इंटरैक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ AA एंड BB। यानी कि पहले मान लीजिए इसमें इंटरैक्शन AA था, BB था, ठीक है। अब आपने क्या किया, A वाली बोतल और B वाली बोतल में ऐसे करके मिला दिया दोनों को, ठीक है। तो अब ये इंटरैक्शन AB हो गया और AB इंटरैक्शन अगर ज़्यादा होगा मतलब बॉन्ड बन जाएंगे मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बीच का अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा तो मतलब ये ज़्यादा वेपर शो करेंगे, पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, इसको यहाँ देखते हैं थोड़ा। इन दिस केस द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वीकर। मैं बता रहा था वीक हो जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझिए कि दो मॉलिक्यूल आपस में बुने हुए हैं, बाइंड हैं, ठीक है, ये आपस में से बंधा हुआ था। कोई ऐसा ये एक अलग बोतल में है, ये एक अलग बोतल में है, जब आप इसने मिलाएं तो ये जो A और B है इतना बॉन्ड कमज़ोर हो गया कि इस तरह से इसकी वेपर प्रेशर बढ़ गया, जिसको बोलते हैं वोलेटाइल हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो ये ज़्यादा वोलेटाइल वाला केस हो गया बच्चों। तो इसमें क्या होता है, वीकर फोर्सेस बन जाते हैं, ठीक है। और इस तरह के सॉल्यूशंस जो है पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। अच्छा भाई, पॉजिटिव डिविएशन के लिए ये ग्राफ आपने बहुत देखा होगा। जो वैल्यूज़ हैं ये आइडियल वैल्यूज़ हैं बच्चे, उससे ऊपर आएगा, हरदम आइडियल वैल्यूज़ के ऊपर आएगा, हरदम आइडियल वैल्यूज़ के ऊपर आएगा। नेगेटिव डिविएशन में आइडियल वैल्यूज़ के नीचे, नेगेटिव डिविएशन में आइडियल वैल्यूज़ के नीचे, नेगेटिव डिविएशन में आइडियल वैल्यूज़ के नीचे आ रहा है। कुछ एग्जांपल्स है उसको देख लेंगे। मिक्सचर ऑफ इथानोल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर व्हाट? पॉजिटिव डिविएशन वाले मैनर से बच्चे, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात। 2 मिनट देखेंगे, 5 मिनट से बहुत ज़्यादा हो गया मैं मानता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्योर इथानोल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। इथानोल में पहले एक हाइड्रोजन बॉन्डेड के कारण बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, लेकिन जैसे ही आपने एसीटोन मिलाया उसके क्या हुआ, होस्ट मॉलिक्यूल, यहाँ होस्ट मॉलिक्यूल क्या है हमारा, इथानोल, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, एसीटोन मिलाया, एसीटोन यहाँ पे क्या हो गया, फॉरेन एलिमेंट या फॉरेन कंपाउंड। जैसे ही आपने मिलाया वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता। मैंने बताया था कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन को मिलाने से अगर बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसके क्या होंगे, वीकनिंग ऑफ द इंटरेक्शंस हो जाएंगे, और वीकनिंग होंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो पॉजिटिव डिविएशन। कितना आसान है बच्चों समझना। फिर से समझते हैं एक दूसरे से। इन ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब ऐसा, ठीक है, टू एसीटोन। तो एसीटोन में पहले क्या था, कुछ अपना डाइपोलर इंटरेक्शन था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में, ठीक ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में, एसीटोन में अपना कुछ था, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड जोड़ने से वो जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाता है, और जैसे ही वीक होगा वैसे ही क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन होगा। एज सिंपल एज दैट। तो नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा बच्चों, बच्चों कुछ नहीं, जोड़ने से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या कुछ ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए जिससे कि उसका क्या हो, इंटरेक्शन बढ़ जाए, वेपर प्रेशर घट जाए, नेगेटिव डिविएशन हो जाए। उसमें क्या एग्जाम्पल आएंगे, फिनोल और एनिलीन आएंगे, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आएगा। ये बातें हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इसके मिलते जुलते ही एक और कॉन्सेप्ट होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग वाले को याद रखेंगे कि नेगेटिव डिविएशन, ठीक है, मैक्सिमम वाले के लिए नेगेटिव डिविएशन, मिनिमम वाले के लिए पॉजिटिव डिविएशन। अच्छा, मैक्स और मैं मिन लिखूं तो बताइए किस में एन आता है, मिनिमम वाले में एन आता है, मतलब इसमें नेगेटिव वाला नहीं होगा,
जिसमें n आए उसमें नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, मिनिमम में n है तो नेगेटिव डिविएशन नहीं, पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, याद रखना। क्या समझे बच्चे? और अगर मैक्स में याद रखें तो मैक्स में देखो ये x जो है कुछ कहीं कहीं ऐसा प्लस साइन लग रहा है कि नहीं? तो प्लस साइन लग रहा है तो प्लस नहीं होगा, प्लस साइन लग रहा है तो प्लस नहीं होगा, क्या होगा? नेगेटिव डिविएशन। दोनों में नहीं है। मैक्स में x जैसा लग रहा है प्लस जैसा, प्लस नहीं, नेगेटिव डिविएशन वाला होगा, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप नेगेटिव डिविएशन वाला शो करता है। मिनिमम में n है यानी कि नेगेटिव वाला नहीं होगा, पॉजिटिव डिविएशन वाला मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाता है। एज सिंपल एज दैट। मैंने जितना अच्छे से समझाना था एक बार कोशिश किया हूँ, होप कि आपको समझ में आए। नहीं समझ में आएगा मैं फिर समझाऊंगा, आप इसे कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं चौथी और आखिरी क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं एक अपने पुराने नोट से आपको दिखाता हूँ, एक बार समराइज करके चलता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या अंतर है? आइडियल सॉल्यूशन वो है जिसमें ए और बी का इंटरेक्शन सेम हो। ए क्या है? पहला सॉल्यूशन, बी जो मिलाया हुआ सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले ए अलग बोतल में था, बी अलग बोतल में था, और ए बी का मतलब है दोनों मिक्सचर को मिला दिए, और जब मिला दिए तो उनके बीच में इंटरेक्शन है वो सेम हो। कितना भाई? जितना ए और ए के बीच में था, बी और बी के बीच में था। मतलब ये क्या होगा? रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, और कोई डिविएशन शो नहीं करेगा। एक चीज़ वैसे ही पॉजिटिव डिविएशन शो करने के लिए क्या है कि ए और बी का जो फोर्स, मिलाए गए सॉल्यूशंस का फोर्स जो है वीकर होगा। कैसे? पहले वाले जो बोतल में रखे हुए सॉल्यूशन थे वो दूसरे वाले से कमज़ोर होगा, और जैसे ही कमज़ोर होगा तो रॉल्स लॉ से ज़्यादा वैल्यू आएगा। पी ऑब्जर्वेबल वैल्यू इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ फार्मूला, फार्मूला से ज़्यादा निकल के आएगा और हमारा ये पॉजिटिवली डिविएट कर जाएगा। वैसे ही नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा? ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस लगेंगे, बाउंडिंग ज़्यादा फोर्सेस लगेंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा और नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। क्लियर? अब आते हैं डेल्टा एच पे बच्चे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सचर है कि नहीं? और दूसरा पॉजिटिव डिविएशन के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। कितना आसान है बच्चे। इसमें कभी कभी पूछता है कि कौन सा एग्जाम्पल दे देगा और उसमें पूछेगा कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉलो करेगा, ये बताइए। तो डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक होता है, तो उस तरह से समझेंगे थोड़ा, है कि नहीं? फिर वैसे ही डेल्टा भी क्या होता है? 0 होता है। इसके लिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए नेगेटिव होगा। इसमें मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, इसमें वॉल्यूम घट रहा है। वैसे ही डेल्टा एस जो होता है, आप तो ये समझिए कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी कंपाउंड, कोई भी रिएक्शंस जो होते हैं वो अपने इंट्रोपी को और फ्री एनर्जी को, इंट्रोपी को फ्री एनर्जी को बढ़ाते हैं। इंट्रोपी समझते हैं बच्चों क्या होता है? आपकी आज़ादी। अगर आप एक पिंजड़े में अगर एक पंछी को बंद करे, बहुत अच्छा खाना दे सालों भर, लेकिन क्या होता है जब आप उसके दरवाजे को खोलते वो भाग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सब आदमी, हर मनुष्य, हर क्रिएचर अपने डेल्टा एस को बढ़ाना चाहता है, इंट्रोपी को बढ़ाना चाहता है। इंट्रोपी मतलब स्वतंत्रता, जिसे मैं बोलता हूँ। ठीक है, स्वतंत्रता, आज़ादी। तो ये सॉल्यूशन भी, सब सॉल्यूशन जो अपनी आज़ादी को बढ़ाना चाहिए, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं अपनी आज़ादी को घटाना चाहेगा, है कि नहीं? वैसे ही डेल्टा जी जो होता है सभी सॉल्यूशंस के लिए नेगेटिव होगा। डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी। अपनी एनर्जी को जब घटाइएगा तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के लिए डेल्टा एस सबके लिए पॉजिटिव, डेल्टा जी सबके लिए नेगेटिव हो जाता है। ये ग्राफ की ऊंचा रहेगा ऊपर की ओर तो प्लस, यानी कि पॉजिटिवली डिविएटेड, और ये नेगेटिवली डिविएटेड। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल में आइडियल में बेंजीन, टॉल्यूइन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। आप देख पा रहे होंगे एक ही तरह का कंपाउंड बार बार, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, है कि नहीं? एक ही तरह का कंपाउंड यूज हो रहा है। तो इस तरह से है। दूसरा क्या है बच्चे? पॉजिटिव डिविएशन वाले में वाटर, और यहाँ पे क्या है? इथानॉल। वाटर और क्या है? मिथानॉल। इथानॉल प्लस बेंजीन, है कि नहीं? ये देखेंगे इथानॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। इतने एग्जाम्पल हैं, आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप ले सकते हैं आसानी से, लेकिन तब पर भी अगर आपको दिक्कत हो तो इसे लिख लेंगे बच्चे। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव डिविएशन की बात करूं तो वाटर का किसी भी ऐसे एसिड जिसमें H बॉन्ड बन रहा हो, HCl, HNO3, H2SO4 करके, है कि नहीं? ये हो जाता है। दूसरा देखेंगे कभी कभी एस्टिक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी लिखा हुआ रहता है ऑप्शन में, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का बहुत प्रख्यात है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट फिनॉल और एनिलीन की भी चर्चा की गई है जहाँ H बॉन्ड बनता है बच्चे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो गया बताइए आप? फॉर क्या कोई आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी 0? डेल्टा जी तो दुनिया में हर का नेगेटिव है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। डेल्टा एस
जीरो, डेल्टा एच तो हरदम से पॉजिटिव है, कोई भी आज़ादी चाहता है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा वी कितना होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। और डेल्टा एच जीरो होगा एट कॉन्स्टेंट टी, यस डेल्टा एच जीरो होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। डेल्टा एच नेगेटिव होगा किसके लिए बच्चों, बताइए, नेगेटिव डिविएशन वाले के लिए। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा पॉजिटिव डिविएशन वाले के लिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन के साथ ये 5 मिनट जो सीरीज था 5 मिनट से बहुत ज़्यादा लग गए, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस फिजिकल एज पर से फिजिकल में पूरा कॉन्सेप्ट ही रहता है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ ये 20 मिनट अपने बहुत कीमती दिए। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, ऐसे सीरीज आते रहेंगे। आज मैं एक और एपिसोड लाने वाला हूं, इसके पीडीएफ एनोटेड नॉन एनोटेड दोनों आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप इसे स्कैन करके ले सकते हैं। और आज 8 बजे शाम में जो मैं 3 एपिसोड अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ, जो क्वेश्चन मैंने 15 क्वेश्चन का, उसका एक टेलीग्राम पे ही क्विज होने वाला है, उसे आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज़ कैसा लगा आप इसे फीडबैक भी दे सकते हैं, अपने कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।